तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री के जो क्लास 8 के हैं। चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन से। सो पीरियड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द सोसाइटी ओवर टाइम। आंसर इज हिस्ट्री. History is the study of changes that occur in the society over the period of time. The Dash period is said to be ended in 17th century AD with the end of हर्षवर्धन. वो कौन सा पीरियड है जो 7th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था हर्षवर्धन की डेथ के बाद? तो वो था हमारा एंशियंट पीरियड. थर्ड क्वेश्चन, which period extended from 700 to 715 AD? It's our medieval period. It's our medieval period. Modern period begin in India dash century and Europe in dash century. इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी से और यूरोप में स्टार्ट हो गया था 16th सेंचुरी से. इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में बनवाई थी उस बिल्डिंग का नाम था राइटर्स बिल्डिंग. राइटर्स बिल्डिंग. Many historians refer to modern question number 6. Many historians refer to modern period as period in Indian history. उस पीरियड को और क्या कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में? Also known as colonial period. Question number 7. 1817 a Scottish economist wrote the 3-volume book जिसका नाम था The History Book of India, जिसका नाम था The History बुक ऑफ इंडिया और उस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट का नाम था जेम्स मिल. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. डैश सोर्सेज आर दी ओरिजिनल सोर्सेज. वो कौन से सोर्सेज होते हैं जिन्हें ओरिजिनल सोर्सेज कहा जाता है? वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज. गांधी जी ने अपना हैंड रिटन लेटर 30 सितंबर 1925 में किसको भेजा था? वो थे हमारे जवाहर लाल नेहरू को. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10. अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट्स कॉल्ड आर्काइव्स. आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग कैलीग्राफिस्ट. वेयर इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया? इज इन दिल्ली. Counting of people is called census. Gateway of India built in 1990, built in Mumbai in the memory of King George V and Queen Mary. Dash built in the memory of Queen Victoria and dash 19. That gateway of in the question number 15. Dash was built in the memory of Queen Victoria and where? It's Victoria Memorial. Victoria Memorial. And where? It is in Victoria Memorial is in Kolkata. Diaries of the people are dash sources, unofficial sources. एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं अनऑफिशियल. डैश सोर्सेज रिफर टू सेकेंड हैंड अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, सेकेंडरी सोर्सेज. पोवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय दादा भाई नरोजी. दादा भाई नरोजी. What is vernacular newspaper? It's a local language newspaper. मतलब newspaper in local language. Dash was the first English newspaper published in India. Bengal Gazette. Bengal GAZETTE Gazette. Dash Marathi newspaper wrote by Bal Gangadhar Tilak. It's Kesari. Okay. अब हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. डैश डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया. वास्को
da in 1498. Dash was the first European arrive in India. That's Portuguese. In 1600 AD, Dash granted sole right to trade with India. That's Queen Elizabeth ने परमिशन दी थी कि आप इंडिया के साथ सोल ट्रेडिंग करो. विच कंपनी बाय गुड एट चीप रेट्स एंड सेल देम टू हायर रेट. दैट्स मर्केंटाइल कंपनी. In 1600, Captain Dash was sent to Jahangir Court for trading permission लेने के लिए 1600 में किसको भेजा गया था? वो थे हमारे विलियम हॉकिंस. जहांगीर ने क्या दिया था? जहांगीर गिव डैश टू सेटअप फैक्ट्री इन सूरत. जहांगीर ने अपना फरमान या रॉयल ऑर्डर दिया था फैक्ट्री खोलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7. इन 1650 किंग जेम्स वन इंग्लैंड रूलर सेंट डैश इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू ओपन फैक्ट्री. फिर इनके बाद सबसे पहले तो इन्हें भेजा था विलियम हॉकिंस. इसके बाद सेकंड दोबारा किंग जेम्स वन ने क्वीन एलिजाबेथ के बाद किसको भेजा था? तो वो थे हमारे सर थॉमस रॉ को भेजा था इन्होंने. Then question number 8. In 1639, Raja Chandragiri given land to the company and founded the city of Madras. Fort St. George built in Madras. In 1688, company acquired island of Bombay from किससे ले लिया था इन लोगों ने? Portuguese. In 1651, the first English factory open in Bengal. हाँ, ये क्वेश्चन यही था कि ओपन इन बंगाल एंड इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. ओके, इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. फोर्ट विलियम बिल्ट इन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फोर्ट विलियम बिल्ट इन कलकत्ता. यहाँ पर मैंने कुछ नंबर में मिस्टेक करी है. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. अभी तो करेक्ट चल रहा है. ओके, लास्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी थी? वो थी फ्रेंच. क्वेश्चन नंबर 14. इन यूरोप ग्रेट डिमांड किस किस की थी? सिल्क, ब्लैक पेपर, cinnamon, cardamom, silk, clove and cinnamon, paper, cardamom, clove. इन सब की बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी. डैश एंड डैश आउस्टेड फ्रॉम ट्रेड. ट्रेड वॉर जब हुई तो कौन बाहर हो गए और डैश एंड डैश बिकेम द डोमिनेंट. और कौन दोनों डोमिनेंट बन गए? तो जो पोर्तुगीज़ और जो बेचारे डच थे वो आउटस्टेड हो गए. और जो हमारे ब्रिटिशर्स और जो हमारे फ्रेंच थे उनका जो बोलबाला था वो डोमिनेंट हो गए ट्रेड वॉर के बाद. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी नोन एज. एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी हुई थी उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्नाटक वॉर. आज के टाइम का तमिलनाडु. कर्नाटक वॉर 20 ईयर्स तक चली थी. कर्नाटक वॉर जो एंडेड हुई विद द डिफीट ऑफ किसे हराया गया? तो वो थे हमारे फ्रेंच. सिराजुद्दौला 1756 किसे सक्सीड किया था इन्होंने? इनके पिताजी अलीवर्दी खान को. 1757 रॉबर्ट क्लाइव फॉर डैश बैटल ऑफ प्लासी. सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ग्रांट ट्रेड कंसेशन. इसी वजह से तो ये पूरी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज डिफीटेड एंड पुट टू डेथ. बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला को हराकर उनको जान उनकी ले ली गई. सिराजुद्दौला को किसने बिट्रे किया था? तो ये थे मीर जाफर. ब्रिटिशर्स के पास 3000 सोल्जर्स थे और नवाब के पास
30,000 सोल्जर्स थे, उसके बाद भी ये हार गए। द वर्ड प्लासी ड्राइव फ्रॉम पलाश ट्री। डैश बिकम द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने? तो वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। इन 1764 कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम की कंबाइंड जो फोर्स थी, और सुजाउद्दौला थे इनके साथ। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला को तो मार दिया था, सुजाउद्दौला और एक और थे जिनका नाम था शाह आलम। इन्हें फाइट की थी बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 28, विद द डेथ ऑफ डैश इन 1765 कंपनी रियलाइज पपेट किंग अब इनके कोई काम के नहीं है। तो वही मीर कासिम की डेथ के बाद इनको पता चला कि अब जो है मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र की डेथ के बाद क्योंकि मीर जाफ़र ने ही बिट्रे किया था उनको, और मीर जाफ़र की ही डेथ के बाद इनको पता चला कि अब पपेट किंग बनाने का कोई सेंस नहीं है। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी को और क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था नाबोब्स। नवाब से वर्ड है नाबोब्स, NABOBS। हु अपॉइंटेड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी बट एम्बेस्ड हिमसेल्फ अ फॉर्च्यून इन इंडिया। किसको करप्शन हटाने के लिए कंपनी का अपॉइंट किया गया था? लेटर ऑन पता चला कि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया था। तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव ऑब्वियसली, जिन्हें गवर्नर बनाया था बंगाल का। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स ने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी? दैट्स ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। हु गॉट द एनुअल पेंशन? इलाहाबाद की जो ट्रीटी थी उसमें किसको एनुअल पेंशन दी इन लोगों ने? तो इन्होंने दी शाह आलम II को, और सारे राइट आ गए थे रॉबर्ट क्लाइव के पास। द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, इसे कहा जाता है दीवानी। डुअल गवर्नमेंट को ऑल्सो नोन एज डियार्की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स ने और नवाब ने मिलकर बंगाल में चलाई थी। दो गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिशर्स भी एक तरीके से सारा पैसा कलेक्ट करे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था वो हमारे नवाब्स को सौंप दिया था। 1770 बंगाल में एक बहुत ही खतरनाक फैमाइन आया था। एक 1/3 पॉपुलेशन उसमें मर गई थी, लेकिन फिर भी किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली डुअल गवर्नमेंट होने के बाद भी। 1772 डैश अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल। किसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया? वॉरेन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखिएगा, ये आगे जाकर एक जो है हमारी एनेक्सेशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। कंपनी अपॉइंटेड डैश एंड दे इंटरफेयर इन द। कंपनी ने किसको अपॉइंट किया? जो इंटरनल अफेयर में इंडिया के बोल सकता था, क्योंकि ये तो कंपनी थी, ये तो ट्रेडिंग करने आई थी, ये डायरेक्टली इंटरनल अफेयर में नहीं बोल सकते थे। तो ये जो थे नॉर्मल रेसिडेंट को ही अपॉइंट करते थे कि आप ही इंटरनल अफेयर में क्या करो, इनके इंटरफेयर करो। जेम्स मिल ने डिस्क्राइब भी किया था इसके बारे में, पावर ऑफ रेसिडेंट, कि रेसिडेंट की पावर कितनी ज़्यादा थी। इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर डैश डिफीटेड द कंपनी। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कंपनी को किसने हराया? हैदर अली डिफीटेड कंपनी को, हैदर अली ने हराया। लेकिन सेकेंड एंग्लो में जो है हैदर अली की डेथ हो जाती है, हैदर अली डाइड। थर्ड एंग्लो मैसूर ट्रीटी जो थी, वो ट्रीटी ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर जो थी टीपू सुल्तान ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी थी और ट्रीटी करी थी सेरिंगापट्टम की। लॉर्ड क्लाइव वेल्सली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम की बैटल में हरा दिया। इस बैटल को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम भी कहते हैं, क्योंकि सेरिंगापट्टम जो थी वो टीपू सुल्तान की क्या थी? कैपिटल। अपनी कैपिटल को ही बचाते बचाते टीपू सुल्तान की जान गई थी। आफ्टर डैश बैटल ऑफ पानीपत मराठा डिवाइडेड इनटू। आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में बांट लिया था। पहली एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हुई और इनके साथ इनकी ट्रीटी हुई सालबाई की, SALBAI। देन डैश वॉज द वॉर फाइनली क्रश। कौन सी वॉर हुई जिसमें
जो ब्रिटिशर्स थे, मराठा थे, वो फाइनली क्रश्ड हो गए, तो वो थी थर्ड बैटल विथ मराठा, एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड। सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली जो थे, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस क्या करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी जो थी इंट्रोड्यूस करी थी, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस डैश, इन्होंने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि आपका अगर कोई मेल हायर नहीं है तो सारी जो किंगडम है वो इनके अंडर में आ जाएगी। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी सबको इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग। डलहौजी annexed डैश इन 1856 ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल। डलहौजी ने मिसरूल लगाकर सबसे पहले किसको अपने अंडर में करा, अवध को। ब्रिटिशर्स डिड नॉट इंटरफेयर विद पंजाब एज लॉन्ग एज डैश वॉज अलाइव। जब तक कौन जिंदा थे तो ब्रिटिशर्स बीच में नहीं बोल रहे थे, तब तक हमारे जो क्या नाम है इनका, महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, तब तक ये लोग पंजाब पे कोई अटैक ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो 1849 में ये इस पर अटैक करते हैं और फाइनली पंजाब को भी अपने अंडर में कर लेते हैं। और किसको ये पेंशन देते हैं, ये पेंशन देते हैं महाराजा दलीप सिंह को। महाराजा दलीप सिंह को ये पेंशन देते हैं और इनके बेटे को जो है वो इंग्लैंड भेज देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इन द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी इंटरेस्टेड नहीं थी रेवेन्यू खुद से कलेक्ट करने में, तो उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को हाईएस्ट बिडर को, उस बिडर को कहा जाता था कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन, इन 1793 डैश सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय डैश इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। कौन सा सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिटेड टू डैश, सबसे ज़्यादा बेनिफिट था लैंडलॉर्ड को परमानेंट सेटलमेंट से, गवर्नमेंट को भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट जो था उसे फिर पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था 1955 में। कल्टीवेटर जो लैंड, हु टिल्टेड द लैंड, उन्हें कहा जाता है रेओत। रेओतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेओतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था, बट हाँ इसको डेवलप किया था हमारे थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने साउथ में इसको जो है इंट्रोड्यूस और डेवलप किया था। कौन सा सिस्टम है, इन विच सिस्टम रिवाइज आफ्टर 20-30 ईयर, तो वो ये हमारा रेओतवारी या मुनरो सिस्टम, जिसका जो अमाउंट है वो हर 20-30 साल में इसको चेंज रिवाइज किया जाता है। डैश इज अ रेवेन्यू स्टेट विच में बी, वो कौन सा रेवेन्यू स्टेट है जैसे विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज कहा जाता है, वो है हमारा महल। 1822 में महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, दैट्स हॉल्ट मैकेंजी, MACKENZIE, M फॉर महलवारी, M फॉर मैकेंजी, ऐसे याद रख लेंगे हम, M फॉर महलवारी, L फॉर मैकेंजी। द डैश लैंडलॉर्ड हैड नो इंटरेस्ट इन द फार्म, वो कौन से लैंडलॉर्ड होते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो होते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन द प्रॉफिट बेसिस, सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे प्लांटेशन करने को कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन,
और कॉटन की वजह से ही अभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इंडिगो का, जिसमें प्लांटेशन के लिए प्लांटर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे और ब्रिटेन से आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तो बन नहीं पाया बट याद रख लीजिए, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया में आ जाता है क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका है और वेस्ट इंडीज़ है वो इंडिगो का प्लांटेशन वहाँ पे कोलैप्स्ड हो जाता है, तो ये आ जाते हैं इंडिया में प्लांटर्स उठकर कि अब हम यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। डैश बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन बने, तो वो थे डैश बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन। अगर हम बोलें तो उसके बाद 19th सेंचुरी में जो थे वो हमारे 19th ही सेंचुरी थी ना, हाँ 19th सेंचुरी में जो हमारा बंगाल था वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था। 1810 में %, इंडिगो जो था वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेड होता था, तो 95% इंडिगो इम्पोर्टेड होता था। वो कौन सा सिस्टम था जिसमें प्लांटेशन खुद प्लांटर्स करते थे, अपनी ही कुछ ज़मीन जो थी उनकी पर्सनल उस पर, तो वो निज सिस्टम था। और वो कौन सा सिस्टम था जिसमें ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर से साइन करवा के उनको लोन देकर करवाते थे, तो वो हमारा था रियोतवारी सिस्टम। रियोत जो होते हैं वही हमारे कल्टिवेटर्स होते हैं। इंडिगो कल्टीवेटर जो रिवोल्ट हुई, उस रिवोल्ट को क्या कहा गया, उसको कहा गया, जो बंगाल में जो रिवोल्ट हुई थी उसे कहा गया था ब्लू रिबेलियन। नील दर्पण जो थी वो लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और उन्होंने सबसे पहले बिहार में इंडिगो कल्टीवेटर्स की हेल्प करी। पहले तो ये बंगाल में चल रहा था, लेकिन बंगाल के प्लांटर्स फिर भाग कर आ जाते हैं बिहार, तो महात्मा गांधी आते हैं और फिर बिहार के लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस मूवमेंट को कहा गया था चंपारण मूवमेंट। इंडिगो कल्टीवेटर को सपोर्ट मिला किस किस का, लोकल जो ज़मींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्ट मिला, तब जाके जो बेचारे इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वो प्लांटर्स के अगेंस्ट में फाइट कर पाए, नहीं तो वो नहीं कर पाते। द गवर्नमेंट सेटअप के कौन सा कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि वो इंडिगो प्लांट प्रोडक्शन जो ये सब चल रहा था, इनको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कल्टीवेटर्स को, रियोत को, उसके लिए फाइट करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया था, दिखावा करने के लिए ये इन्होंने बनाया था इंडिगो कमीशन इन्होंने बनाया था। देन इसके बाद क्रॉप्स ग्रोन फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड, हाँ जो प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है कमर्शियल क्रॉप। जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कैश क्रॉप भी एक तरीके से कह सकते हैं, कमर्शियल क्रॉप। अ लार्ज प्लांट ऑपरेटेड बाय प्लांटर्स जब लार्ज प्लांट पे ऑपरेट करते हैं उन्हें उस चीज़ को कहते हैं प्लांटेशन। तो बच्चों यही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने बुक के इंटीग्रेटेड पूरी बुक से खोज कर मिला जुला कर बनाए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 1 वर्ड हो, मैच द कॉलम हो, फिलअप हो, मैप वर्क हो, वॉटेवर इट विल कम फ्रॉम दिस। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार इसे देख लीजिए और इसे जल्दी से इस वीडियो को स्पीड को इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। और बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ। थैंक यू।